विज्ञान आज हमें जो अवसर दे रहा है उसे अगर हम ठुकरा दें तो कल इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये शब्द याद आते हैं आज के विषय पर सोचते हुए। नमस्कार, आज हम द प्रिंट के एक लेख पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए खास तौर पे महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये कृषि से जुड़े मौजूदा मुद्दों को छूता है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। और वैसे भी आम जानकारी के लिए भी एक काफ़ी दिलचस्प चर्चा है। तो मुद्दा यह है कि अमेरिका की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि 50% टैरिफ लग सकता है हमारे करीब $6 बिलियन से ज़्यादा के कृषि निर्यात पर। इसमें चावल है, बासमती चावल, मसाले, फल, सब्जियां, ये सब। और लेख कहता है कि इसका असर सबसे ज़्यादा उन समुदायों पर पड़ेगा जो पहले से ही थोड़े कमज़ोर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा है कि किसानों के हितों की रक्षा होगी, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन लेख में सवाल यह है कि ये कीमत क्या हो सकती है और क्या इस चुनौती को कृषि में बड़े सुधार लाने का एक मौका बनाया जा सकता है? बिल्कुल, और यही देखना है हमें। हम इस लेख के जो मुख्य तर्क हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो खतरे बताए गए हैं, जो ऐतिहासिक सबक हैं और जो समाधान सुझाए गए हैं, उन पर बात करेंगे। खास तौर पर कृषि सुधारों की जरूरत और उनसे जुड़े राजनीतिक जोखिम। हाँ, तो सबसे पहले ये जो 50% टैरिफ का खतरा है, लेख बताता है कि इससे सिर्फ किसान ही नहीं, झींगा पालक हैं, कालीन बुनकर, रत्न कारीगर, मतलब कई और लोग भी प्रभावित होंगे। इसका असर काफी फैला हुआ लगता है। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि लेख प्रधानमंत्री के उस व्यक्तिगत जोखिम वाले बयान का भी विश्लेषण करता है। सवाल ये उठाया गया है कि क्या ये सच में अमेरिका का दबाव है या फिर घरेलू अर्थव्यवस्था की जो चुनौतियां हैं वो विपक्ष को एक तरह से मुद्दा दे रही हैं। लेख का तर्क है कि भारत में देखिए, अमेरिकी दबाव का विरोध करना नेताओं के लिए अक्सर फायदेमंद ही रहा है। इंदिरा गांधी के समय भी हमने देखा था। तो इस लिहाज से शायद ये उतना बड़ा व्यक्तिगत जोखिम ना हो जैसा कहा जा रहा है। ये एक अलग नजरिया है। खैर, राजनीतिक जोखिम की बात चली है तो बड़े फैसलों के लिए हिम्मत तो चाहिए, और कृषि में ऐसे ही एक हिम्मत वाले फैसले का जिक्र आता है MS स्वामीनाथन जी के हवाले से, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न भी मिला। 1960 के दशक की बात है, हरित क्रांति की नींव। बिल्कुल सही। और याद रखना चाहिए कि उस वक्त भी हाइब्रिड बीजों और मशीनीकरण को लेकर काफी डर था, शक था। कई एक्टिविस्ट थे, कम्युनिस्ट समूह थे, उन्होंने विरोध किया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने वो जोखिम उठाया। 1966 में 18,000 टन हाइब्रिड बीज आयात किए, जिसकी कीमत उस समय कोई 5 करोड़ रुपए थी। और नतीजा हम सब जानते हैं। भारत खाद्य असुरक्षा से बाहर निकला। तो ये दिखाता है कि बड़े जोखिम, हाँ, बड़े इनाम ला सकते हैं। लेकिन लेख ये भी कहता है कि उस हरित क्रांति के बाद हमारी कृषि की जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ गई। आज भी हमारी उत्पादकता कई देशों से पीछे है, जैसे चीन का उदाहरण दिया है। कम जमीन पर हमसे लगभग 2 गुना अनाज उगा लेता है वो। हाँ, और ये सोचिए कि ये तब है जब हम करीब $24 बिलियन का खाद्य तेल और दालें बाहर से मंगा रहे हैं। साथ ही लगभग $10 बिलियन का उर्वरक भी आयात होता है, और अक्सर ऐसे देशों से जो हमारे बहुत दोस्त भी नहीं कहे जा सकते। तो साफ है कि कृषि में बड़े बदलावों की सख्त जरूरत है। और इसी कड़ी में GM फसलों का मुद्दा भी लेख में उठाया गया, खासकर BT कॉटन का उदाहरण दिया है। 2002 में जब उसे मंजूरी मिली तो 2014 तक उत्पादन करीब तिगुना हो गया, उपज भी लगभग दोगुनी हुई, भारत निर्यातक बन गया था। हाँ, वो एक बहुत बड़ा एक सकारात्मक कदम था। लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, विरोध। स्थानीय बीज लॉबी और कुछ एक्टिविस्ट समूह, उनके दबाव में नई पीढ़ी के बीज, जिन्हें HTBT कहते हैं, हर्बिसाइड टॉलरेंट वाले, उन्हें रोक दिया गया। और नतीजा क्या हुआ? आज हमारी कपास की उपज गिरकर सिर्फ 436 किलोग्राम हेक्टेयर रह गई है, जबकि चीन में ये 1900 से ज्यादा है, ब्राजील में 1800 से ज्यादा, दुनिया का औसत भी 770 है। हम फिर से कपास आयात कर रहे हैं। ये तो वाकई चिंता की बात है। और लेख इशारा कर रहा है कि यही डर अब सोयाबीन और मक्का जैसी GM फसलों को लेकर भी है, जिनकी भारत में कमी है और अमेरिका उन्हें हमें बेचना चाहता है, जबकि दुनिया के 77 देश GM फसलें उगा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक और बड़ा मुद्दा है सब्सिडी का। हमारे कृषि बजट का लगभग 3/4 हिस्सा, सोचिए, सब्सिडी में चला जाता है। उर्वरक सब्सिडी जो करीब 1.7 ट्रिलियन रुपए है, वो सीधे कंपनियों को जाती है, और उनमें से कई तो सिर्फ आयातक हैं, निर्माता भी नहीं। इससे कालाबाजारी होती है, बर्बादी होती है, और मुफ्त बिजली ने तो बिजली कंपनियों का दिवाला ही निकाल दिया है।
लेख में चीन जैसे देशों का उदाहरण है जिन्होंने सब्सिडी को सीधे किसानों के खाते में डालना शुरू किया, मतलब डीबीटी। उससे बोझ भी कम हुआ और व्यवस्था भी सुधरी। कोई रियायती उर्वरक नहीं, कोई मुफ्त बिजली नहीं, कोई एमएसपी नहीं। क्या हश्र हुआ। इसमें राजनीतिक जोखिम बहुत बड़ा है क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा आबादी कृषि से जुड़ी है। ये वो जोखिम है जो सच कहें तो नेताओं को सत्ता से बाहर भी कर सकता है। सही बात है। लेकिन लेख का जो अंत है वो एक उम्मीद भरी सोच के साथ होता है। जैसे 1991 का आर्थिक संकट था या पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंध लगे थे, उन्होंने बड़े सुधारों का रास्ता खोला था। वैसे ही ये जो संभावित व्यापार संकट है, ये भारत के लिए एक नई हरित क्रांति लाने का मौका बन सकता है। ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ा जोखिम उठाने का और शायद देश और किसानों के लिए सबसे बेहतर करने का क्षण हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस लेख का निचोड़ यह है कि बाहरी दबाव, जैसे कि ये अमेरिकी टैरिफ का डर, भारत को उन गहरे कृषि सुधारों की तरफ धकेल सकता है जिनकी जरूरत तो लंबे समय से महसूस की जा रही है, भले ही वो राजनीतिक रूप से जोखिम भरे हों। इसमें जीएम फसलों को अपनाना, सब्सिडी व्यवस्था में बदलाव, ये सब शामिल हैं। हाँ, और यहाँ एक अहम सवाल सोचने के लिए रह जाता है। पिछली बार कृषि कानूनों पर जो जबरदस्त विरोध हुआ था, उसे देखते हुए भविष्य में ऐसे सुधारों के लिए, खासकर जीएन तकनीक जैसी चीजों के लिए, वो जरूरी राजनीतिक और सामाजिक सहमति कैसे बनाई जा सकती है? मतलब कौन से ठोस कदम उठाने होंगे जिससे लोग साथ आएं? ये एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल। तो इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर कोई सवाल हो तो वो भी पूछें, और अगर आप ऐसे ही विषयों पर जानकारी भरी बातचीत सुनना चाहते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।